अगर चार खूबसूरत स्त्रियां किसी मंच पर हों तो कोई किसी एकल पुरुष को क्यों देखना चाहेगा। हालांकि आप भी इस मंच पे मौजूद हैं और मुझे पता है कि आपकी यूएसपी काफ़ी बड़ी है, बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसे ही आप लोकप्रिय बने रहें। और हमारा जो विषय है मन और देह से परे, जब मैं ये विषय हम तय कर रहे थे, हमारी संपादकीय टीम तय कर रही थी, तो हमें ये लगा कि एक स्त्री का जो अस्तित्व है, उसका जो लेखन है, उसके मन के जो राग हैं, उसके जो आकांक्षाएं हैं, उसकी जो अपेक्षाएं हैं, उसका जो भी लिखना है, जो भी वो सर्जती है अपने जीवन में, यहाँ तक कि एक घर में अगर कोई सामान भी खरीदती है तो उसको कहाँ रखा जाए, यह उसके लिए भी वो बहुत मेहनत करती है। तो एक ऐसे अस्तित्व को, एक ऐसी सत्ता को जो किसी भी मनुष्य के जीवन का केंद्र हो सकती है, उसको उसी रूप में क्यों नहीं देखा जा रहा है और वो अपने सृजन में इन बिंदुओं को कैसे उठाती है। आप लोग सभी का परिचय सईद जी ने दे दिया है, इसलिए मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, आप ही के मन में, कि आप एक स्त्री के रूप में अपनी रचनाओं से, अपनी रचनाओं के साथ किस रूप में सर्जती हैं और अपने को कहाँ देखती हैं। शुरुआत मैं रेणु जी से ही करता हूँ, एक सिरे से हम आते चले जाएंगे। सभी को नमस्कार और धन्यवाद इस मंच से जोड़ने के लिए, ताकि हम अपनी बात रख पाएं और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ रख पाएं। और सवाल ये है कि हम लेखन के मामले में अपने आप को कहाँ तक, कितना हम अपने लेखन को अपने आप से जोड़ते हैं और किस ईमानदारी से लिख पाते हैं। मेरे ख्याल से सवाल ये है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जब एक लेखक लिखता है, लेखिका हो या लेखक हो, उस समय वो इस लिंग भेद से ऊपर उठकर लिखता है। और अगर वह एक सच्चा लेखक है तो उसका लेखन जो है वो आत्मा और परमात्मा के बीच में, यानी पराभव जो है उससे ऊपर चला जाता है, अपने आप से ऊपर चला जाता है। तो अगर सृजन में हम अपने आप से ऊपर उठकर लिखते हैं, यानी अपने अपने निजी स्वार्थों से ऊपर लिखकर को हटाकर लिखते हैं, तो मेरे ख्याल वो सच्चा सृजन होता है। और तब हम अपने आप को सही मान भी पाते हैं। हमारा जो परीक्षा है, हमारा जो टेस्ट है, उसी टाइम हो जाता है हमारे साथ, हम कितना आत्मसंतुष्ट हुए। ये सच्ची आत्मसंतुष्टि तभी मिल सकती है जब हम सच्चे भाव लिख रहे हैं। यदि नहीं लिख पा रहे और केवल हम हमारे जो लेखक होता है उसका एक कर्तव्य है, एक गोल होता है, एक लक्ष्य होता है। यदि उस लक्ष्य को हम नहीं प्राप्त कर पा रहे, यदि लक्ष्य ही गलत है, यानी हमारे केवल नाम कमाने के लिए जो आज की जो पीढ़ी लिख रही है, बहुत सारे ऐसे भी लिख रहे हैं जो केवल नाम के लिए, केवल मीडिया पर आने के लिए, क्योंकि मीडिया अब आ गया है तो बहुत जल्दी सब प्रसिद्ध होना चाहते हैं, केवल प्रसिद्धि के लिए है। तो फिर वो मेरे ख्याल से सच्चा लेखन नहीं हो सकता। अपनी भावनाओं को ईमानदारी से पेश करना एक सच्चा लेखक हो सकता है। जी धन्यवाद। गीता जी, आपके लेखन का जो आरंभिक क्षेत्र है और आज भी, चाहे वह सोशल मीडिया हो, चाहे वह आपकी कृतियां हों, चाहे वह अपने सहधर्मिणी और सहयोगी स्त्री कथाकार हों, सबको लेकर आप एक बहुत ही शुरुआत से ही उस मुद्रा में रहती हैं जिसमें आपको लगता है कि स्त्रियों को उनके अधिकार सिर्फ उनके देह से या केवल उनके मन से, राग से नहीं, बल्कि उनके सृजन से भी देखा जाना चाहिए। लगातार इस पर लिखती रही हैं। और केवल मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस वर्ग में लोग जाने की कोशिश नहीं करते या जहाँ केवल शरीर का व्यापार होता है, वहाँ भी आपने उन लोगों पर भी बहुत गहरा काम किया है। तो आपकी कथाओं में लगातार वह स्वर, जिस भी लेख लिखिए, कहानियाँ लिखिए, कविताएं लिखिए, उपन्यास लिखिए,
आप उस स्वर को देने की कोशिश कर रही हैं, जहां भी बोलती भी हैं, लिखती भी हैं सोशल मीडिया। मैं चाहूंगा कि आप मेरे सवाल पर सवाल मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन ये कहना मुझे जरूरी लगा। शुक्रिया जयप्रकाश पांडे जी। मैं रेणु जी की बात से असहमति जताते हुए अपनी बात शुरू करूंगी कि रेणु जी सवाल कुछ और था। आपने जो एक मुद्दा उठाया, जिसे मैं मुद्दा ही कहूंगी, कि लेखक चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, लिखते समय लिंग भेद से ऊपर उठ जाता है। इतनी संतई, इतनी साधना मैं किसी लेखक से उम्मीद नहीं कर सकती कि हम उस वंचित समुदाय से, उस समाज से, हाशिए पे पड़े हुए समाज की प्रतिनिधि के तौर पर एक स्त्री होकर मैं लिखती हूं, तो मैं कैसे अपने लिंग भेद से ऊपर उठ जाऊं। लिखते समय मुझे बिल्कुल याद रहता है कि मैं एक स्त्री हूं, और ये अलग बात है कि मेरे सामने एक पूरा समाज होता है और मैं अपनी दृष्टि किस तरह से समावेशी रख सकती हूँ इसकी कोशिश मैं कर सकती हूँ। लेकिन लिखते समय मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल लिंग भेद से ऊपर उठकर नहीं लिखती हूँ। मैं एक स्त्री हूँ और स्त्री होकर स्त्रियों के लिए लिखती हूँ, जिसको जयप्रकाश पांडे जी ने अभी नोटिस किया है, और जो पढ़ते होंगे वो नोटिस करते होंगे। देखिए, स्त्री मन और देह से परे, जो आपका विषय जिसके तहत आपने ये सवाल पूछा, जो मेरा काम का संसार है, मैं तो इस विषय से को इस तरह से देखती हूँ कि परे होना क्या होता है। स्त्री अपने मन और अपनी देह से परे कैसे हो सकती है? क्या स्त्री को आप सिर्फ उसकी आत्मा ढूंढ रहे हैं जो अपनी देह से और मन से ऊपर उठ गई हो? स्त्री एक काया है, उसकी एक देह है, उसके भीतर एक मन है, उसके सपने हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, उसकी बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं हैं, उसमें प्रतिभा है, उसमें स्वप्न देखने की क्षमता है, और उसकी मीलों दूर जाने की आकांक्षा उसके भीतर पलती है। तो वो अपनी मन और अपनी देह से दोनों को झुठलाकर आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन स्त्री एक स्वतंत्र चेतना का नाम है, जो उसी स्वतंत्र चेतना के साथ अपने मन और देह दोनों को जोड़ कर रखती है। या कहिए तो इस मध्यवर्गीय समाज में, सेक्स दमित समाज में, एक कुंठित मध्यवर्गीय समाज में अपने को कैसे दबा के रखती है। इसीलिए मेरा सारा कंसर्न, मेरी सारी लड़ाइयां, मेरा सारा प्रतिरोध, मेरी सारी रचनाशीलता स्त्री को उसी बंदिशों, उसी कटघरे, उसी कोटरी से बाहर निकालने की है। इसीलिए मैं बार बार जब मैं उस सेक्स वर्कर पे लिखती हूँ तो उनकी दुनिया खंगालने जाती हूँ। मैं झूठे आंसू नहीं बहा सकती, या मैं उनकी तरह हो के उनके संसार को नहीं देख सकती। लेकिन स्त्री हूँ तो जाहिर है मेरी छाती में उनका दर्द कलपता है। एक स्त्री हूं, और एक स्त्री अपनी समूची स्त्री समुदाय की प्रतिनिधि होती है। किसी एक की स्त्री की आंखों के आंसू हमारी पलकों पे जिल मिलाते हैं। एक स्त्री का दुख हमारा दुख है, और साझे दुख की घोषणा हम स्त्रियां करती हैं। पुरुषों के अलग अलग दुख होते हैं, स्त्रियों का दुख साझा होता है। इसीलिए जब मैं लिख रही होती हूँ तो मैं स्त्री होती हूँ। मैं रूम टेम्परेचर में बैठ के कहानियां नहीं लिखती हूँ। जितना यहाँ बोलते हुए तपती हूँ उतना ही लिखते हुए भी तपती हूँ, क्योंकि मैं एक स्त्री हूँ और एक स्त्री का दुख लिख रही होती हूँ। उसको वो कल्पित संसार देना चाहती हूँ जिसकी वो कामना करती है, जो उसे मिली नहीं है। बहुत बहुत आभार आपका। रेणु जी चूंकि जवाब देना चाहती हैं, लेकिन मैं चाहता था कि आपका जब इन्होंने असहमति प्रकट की तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि दरअसल मैं उस समय की बात कर रही हूँ जब हम केवल और केवल एक लेखक होते हैं। यानी वो एक साधना का समय होता है, वो सिर्फ अपने आप को तादात्म्य करने का एक समय होता है। हम अपने आप से उस समय में हम अपने आप की जिस परेशानियों की बात, जिस समस्याओं की बात गीता जी कह रही हैं, वही समस्याएं हमारे लेखन में आती हैं। एक लेखक जो है वो साहित्य का दर्पण ही तो होता है। वो साहित्य जो है वो बता रहा है कि उस समय में, उस युग में कौन कौन सी समस्याएं हैं। एक तबका है। मेरी सारी कविताओं और कहानियों में उस सारे तबकों का वर्णन है। मैं अगले तब हम केवल हम नहीं होते, हम समाज के होते हैं। अगले चक्र में मैं इस विषय पर आऊंगा, आप लोगों की रचनाओं पर आऊंगा। मैं डॉक्टर मिश्र से, अल्पना जी से इस बात पे शुरुआत में ही यह स्थिति बन जाएगी, मुझे इसकी कल्पना नहीं थी। और
मैं इस बिंदु पर आखिरी में आना चाहता था, लेकिन हमने बात शुरू की और बात दो अलग अलग आयाम आ गए। मैं ये चाहता हूँ कि आपका जो स्वर है और आपका जो लेखन है, उनमें ये जो दोनों बिंदु हैं, दोनों बिंदु कहीं न कहीं दोनों बिंदु आते हैं। एक सर्जक सृजन के समय संतत्व की स्थिति में हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये एक अलग आयाम है। एक सर्जक जिस पीड़ा को आप्त करता है, जिस पीड़ा को भुगतता है, जिस परवरिश से पला बढ़ा होता है, उसके बीच वो उसके लेखन में भी झलकता है। ये सारे आयाम हो सकते हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि आपके लेखन का जो बिंदु है और ये जो दोनों आयाम हैं, मन और देह से परे के बीच ये तीसरा बिंदु हो गया, तीन लोक से अलग एक चौथा लोक हो गया, तो अनगिनत ब्रह्मांड और अनगिनत सृष्टि हो सकती हैं। आप विदुषी हैं और आप बताएं। नहीं, दोनों बिंदुओं में कुछ सच्चाई है, और जो रेणु जी ने बात कही वो भी एक बड़ी बात है, क्योंकि लेखक जब बैठता है तो केवल वो अपनी स्त्री होने के कारण ही नहीं लिख रहा होता है, बल्कि पूरे समाज की, हाशिए के समाज की, कई बार ऐसे पुरुषों पे लिख रहा होता है, कई बार ऐसी स्त्रियों पे लिख रहा होता है जिसे उसने जिया नहीं है, लेकिन पर काया प्रवेश भी कोई चीज है, और ये लेखक बखूबी जानते हैं कि वो परकाया प्रवेश कर पाते हैं, और ये आसानी से नहीं होता। उसके लिए आपको उन सारी चीजों में जाना पड़ता है, उस पेन को महसूस करना पड़ता है, और लिखने वाले जानते हैं कितना पेनफुल होता है ये। मैंने भी अस्थि फूल में बहुत वो सारी चीजें जो देखती थी, उस पेन को जिस तरह से झेला था, तो वह भी है कि परकाया प्रवेश की बात है। जो तारतम्य की बात आपने उठाई थी वो अपनी जगह बिल्कुल सही बात है, और तभी आप उन पुरुष पात्रों को रच पाते हैं ना, जो आपके आसपास हैं, और कई बार आप खल पात्रों को रच पाते हैं जिनको आपने नहीं जिया है, लेकिन फिर भी आप रचते हैं, क्योंकि आपको सब कुछ दिखाना है, इस समाज को दिखाना है, विसंगतियां दिखानी, इसकी बहुत सारा आपके विजन में है, आपके उद्देश्य में है। और दूसरी बात ये कि स्त्री होने के कारण एक अनुभव संसार बनता है, वो भी कोई कम बड़ा नहीं है, और वो स्त्री दृष्टि का निर्माण भी करता है। बहुत कुछ, जैसे मैं ये कहती हूँ कि पूरी जो आधी दुनिया वाला कॉन्सेप्ट है वो मुझे कभी नहीं ठीक लगा, क्योंकि पूरी दुनिया को पुरुष जैसे देखता है वैसे स्त्री भी अपनी दृष्टि से देखती है, और पूरा आकाश देखती है। जब वो देखने निकलती है तो आधा कैसे देखेगी, पूरा ही देखेगी। तो उसके अनुभव का वृत्त भी बहुत बड़ा हो सकता है, अपने घर, अपने जीवन से लेकर के पूरी दुनिया तक जुड़ सकता है, और इतना बृहत्तर, जो जितना बृहत्तर होता है, जितने बड़े परिवेश को आत्मसात कर पाता है, उसके अनुभव का वृत्त भी उतना ही बड़ा होता है। मैं कहूं कि मेरे अनुभव के वृत्त में सिर्फ मेरा जीवन है, या जो कुछ मैंने देखा उतना ही है, तो ये भी पर्याप्त नहीं होगा। वो सब कुछ है जो मैंने सुना, पढ़ा, जाना, जिसको सुनकर दुख हुआ, जिसको पढ़कर दुख हुआ, जिसको जानकर दुख हुआ, जिन लोगों से मिलकर दुख हुआ, तो बहुत सारी ऐसी विसंगतियां भी हैं जो हमारे अनुभव के वृत्त को बहुत बड़ा कर देती हैं। तो ये दोनों बिंदु हैं। और जो तीसरी बात आप कह रहे हैं, आपका विषय है देह और मन और देह से परे, तो मुझे लगता है कि एक इशारा आपका इनविजिबल विमेन की तरफ है, जो है देह भी है, मन भी है, मन की सारी तरंगे, सब कुछ है, सारे रंग हैं, लेकिन उसको इनविजिबल मान लिया गया है, उसको घर के भीतर, क्योंकि निर्णयों में उसकी जगह नहीं है। कई बार तो ऐसा लगता है कि होते हुए है नहीं, आप साफ साफ महसूस कर पाते हैं। बाहर में, बाहर की दुनिया में बहुत बार आपको दिखाई पड़ता है कि वो है, लेकिन उसकी उपस्थिति को दर्ज ही नहीं किया जा रहा है। तो एक इनविजिबल, जो ये अदृश्य कर दिया जाना है, ये एक बहुत ही भयानक, बहुत ही क्रूर, बहुत ही कठिन और बहुत चुनौती भरी स्थिति है। तो विजिबल होना बहुत जरूरी है कि आप दिखाई पड़े, आप निर्णयों में आए, आप सामने आए। आप लगातार, अभी तो लगातार दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि एग्जाम से लेके परीक्षाओं के परिणाम से लेके इसमें मैं बिल्कुल असहमत नहीं हूँ कि परिवर्तन नहीं हो रहा। परिवर्तन हो रहा है, और बहुत पहले के, अगर हम पिछला 5 साल भी देखें तो बहुत तेजी से लड़कियां बाहर आई हैं, बड़े बड़े पदों पर गई हैं, अलग अलग तरह के जिन नौकरियों में, जिन क्षेत्रों में सोचा नहीं जा सकता था कि लड़कियां जाएंगी, वहां गई हैं और सफलतापूर्वक काम किया है, कर रही हैं।
तो ये परिवर्तन तो आया है और आ रहा है, और आगे और शुभ हो कि ऐसा परिवर्तन और बढ़े। बहुत अच्छी बात। मैं सुनीता पर आता हूँ। सुनीता का जो अनुभव संसार है ये चंदौली के उस इलाके से आती हैं जो बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहा है, और जहाँ लड़की की जो स्थिति है वह मुझे लगता है कि तीनों के अनुभव जगत से अलग है। और वो जो तलाश है एक स्त्री अपने लेखन में, जिस तरह से प्रकृति की तलाश करती है, जिस तरह से प्रेम की तलाश करती है, जिस तरह से न्याय की तलाश करती है, और जिस तरह से वह अपने लेखन में अपने को जोड़ती है। सुनीता, मैं चाहूँगा कि आप अपने अनुभव के साथ, हमारा जो विषय है मन और देह से परे, कोई एक लड़की जब किसी ऐसे इलाके में पैदा होती है जहाँ की पारिवारिक और सामाजिक स्थितियाँ अलग हैं और प्राकृतिक स्थितियाँ एकदम अलग हैं। प्रकृति वहाँ एकदम लहलहा रही होती है और परंपराएं और व्यवस्था जो है एक जड़ की तरह से होती है, या दूसरे अलग तरह के दबाव होते हैं। दृष्टि की अभी बात की गई, दृष्टिकोण की बात की गई, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बताएं इस विषय पर और साथ ही उस अनुभव जगत पर और अपने लेखन। बहुत शुक्रिया। आन्योगास्य अरबन अत्तोकिनासिकोम, ये एक शब्द है जो मैंने शुरू किया, शायद आपको नहीं समझ आया। इसका मतलब है आप सभी का शुक्रिया, नमस्कार, अभिवादन करती हूँ। आप सब कैसे हैं? ये हमारा देश है, हम एक जगह बैठे हैं, हमारे सामने 3 वरिष्ठ, इन्हें मैं प्रणाम निवेदित करती हूँ। मैं बहुत उम्र और अनुभव में भी छोटी हूँ, लेकिन जो सवाल मन और देह से परे है, इसका अगर व्याख्या किया जाए तो मैं 3 तरह से इसको देखती हूँ, 3 डायमेंशन में देखना पसंद करूंगी। पहला ये कि वो स्त्री जो सब कुछ करना चाहती है, उसके सामने सब कुछ करने का स्थिति भी बन रही है, लेकिन वह कर नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि उसका मन और देह दोनों ही पारिवारिक परंपराओं की श्रृंखलाओं में, संस्कृतियों में कहीं न कहीं जकड़ा है। बंदिशें नहीं है, लेकिन जो कंडीशनिंग शब्द हमारे सामने बार बार आती है कि हम उससे निबद्ध हैं, तो कहीं न कहीं उसमें वो निमज्जित रहती है। एक स्त्री होती है। दूसरी वह स्त्री होती है कि उसे सच में बेड़ियों से जकड़ा गया है और वह बाहर निकलना चाहती है, और उसके पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वह मुंह खोल करके बोल दे या फिर खामोशी से कदम आगे बढ़ाना चुन ले। एक तीसरी स्त्री है जो मेरी तरह है, कुछ नहीं कहती है लेकिन दुनिया भर घूम आती है। मैं अपने को कोरिलेट इसलिए कर रही हूँ कि सर अच्छे से अवगत हैं कि किस जंगलों से हम निकले और किस खो से। उस अतीत को अगर मैं बार बार लोगों को बताऊं तो मैं शायद सिंपैथी गेनर कहलाऊंगी, इसलिए मैं बहादुर बनना ज्यादा चाहती हूँ। दुनिया में सभी बहादुर नहीं हो सकते, इसलिए हमने बहादुर होना चुना, और स्त्री को बहादुर होना चुनना पड़ता है। तो स्त्री 3 तरह से अपने संघर्ष करती है, अपने मन और देह के परे। जब हम मन और देह के परे की बात करते हैं तो हम एक अध्यात्म की तरफ भी लेके जाते हैं, लेकिन हम यहाँ अध्यात्म की तरफ नहीं जा रहे हैं, बल्कि सांसारिक अस्मिता और अस्तित्व में क्या हम किसी को बिना चोट पहुंचाओ कुछ कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। आई कैन डू इट एवरीथिंग। हम कर सकते हैं। मैंने अपने घर, परिवार, गांव जवार किसी को चोट नहीं पहुंचाया, लेकिन सब किया। सर ने कहा कि अपने को कोरिलेट करना है। मैं दुनिया घूमती हूँ, अकेले घूमती हूँ। हमारा देश बहुत सुरक्षित है बाकी देशों की अपेक्षा। क्या बात है, बहुत सुरक्षित है। यहाँ का संविधान बहुत सुरक्षित है। आज संविधान दिवस है, आप सबको शुभकामनाएं। और आज 26/11 की बरसी भी है, बलिदान दिवस भी है, उसके लिए भी हम उन शहीदों को याद करते हैं। अब मैं तीसरे पक्ष की तरफ आती हूँ कि क्या स्त्री सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ गई है तो उस क्षेत्र में उसे सम्मान मिलता है? तो मैं आपको बॉर्डर एरिया की तरफ ले चलती हूँ। मैं जम्मू कश्मीर के उस जगह नहीं जाती जहाँ सभी लोग जाते हैं, गुलमर्ग जाते हैं, सोनमर्ग जाते हैं, बर्फीले जगहों पे। क्या आप कभी खलियानी गए हैं? क्या कभी आप दूध पत्री के उस गांव में गए हैं जहाँ पर डेरा बना के लोग रहते हैं? नहीं गए हैं। वहाँ स्त्रियाँ 18 घंटे ड्यूटी करती हैं। वहाँ स्त्रियाँ 18 घंटे ड्यूटी करती हैं, लेकिन उस 18 घंटे में उनके सामने जेंडर के आधार पर कोई छूट नहीं है। ध्यान दीजिए, ये सेना में जेंडर के आधार पर कोई छूट नहीं है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम फ्रीडम के अकॉर्डिंग अपने लिए एक लिबर्टी चाहते हैं,
लिबर्टी नहीं, बल्कि उसी जगह आप सिद्ध करिए कि हाँ आप बहादुर हैं, आप कर सकते हैं। जब स्त्री के देह और मन की बात आती है तो आजकल इन कुछ सालों में 3-4 चीजें ज्यादा देखी गई है कि देह केंद्र में है, दिमाग बंद है। माफ कीजिएगा, कुछ लोग देह विमर्श को ज्यादा प्रिविलेज्ड मानते हैं, ज्यादा सुविधाजनक लेखन मानते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हमने किसी गांव में जाकर किसी स्त्री को उसे जागरूक नहीं किया पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, बोलने के लिए और घर से बाहर कदम रखने के पीछे के सारे तर्कों के लिए, उठने वाले सवालों के लिए नहीं तैयार किया मानसिक तौर पे, तो फिर हमने अपने लेखन से कुछ नहीं किया, अपने लेखन से कोई संदेश नहीं दिया। देह बिकाऊ है। मुझे स्मिता पाटिल का एक कथन बहुत पुराना याद आता है। उनसे एक इंटरव्यू में पूछा गया था BBC लंदन में कि आपका पोस्टर इस तरह का न्यूड पोस्टर लगा है, आपको आपत्ति नहीं है? उन्होंने बहुत छोटा और बड़ा क्यूट सा उत्तर दिया कि पुरुषों का दिखाएं भी तो क्या दिखाएं, फिल्म बिकती है, हमारा देह बिकता है। हमें दिमाग है ही नहीं, हमें मान लिया जाता है कि हम सोचते नहीं हैं। तो क्या बौद्धिक स्त्रियों को बौद्धिक माना जा रहा है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो आपसे घर में निकलने से पहले आपको 100 तरह की बात बताई जाती है, सिखाई जाती है। गुड टच बैड टच स्कूल का मामला है, लेकिन जब आप सोलो ट्रेवलिंग करते हैं तो गुड टच बैड टच से भी आगे है कि क्या 10 लोग आपको घेर लेंगे तो अपने आप को बचा लेंगे? आपने ये बड़ा सवाल आपने है। एक अलग डायमेंशन पे इस हाँ, पूरे मैंने अनुभव विमर्श को जी। पहुंचा दिया है। मैं चाहूंगा कि रेणु जी, ये 4 तरह की बातें हुई। नहीं सर, एक पक्ष और हाँ, मैं अपना चलिए, रखूं। एक पक्ष जब इनका और जब शुरू हुआ सत्र तो रेणु जी ने कहा कि जब स्त्री लिख रही होती हैं, मैं आपत्ति न दर्ज करते हुए अपनी बात रखती हूँ। मुझे लगता है कि असहमतियों का भी एक सौंदर्य शास्त्र है, और असहमतियां नहीं तो फिर संवाद कैसे? तो जब इन्होंने कहा कि स्त्री हो या पुरुष, जब लेखक लिख रहा होता है तो वो सिर्फ लिख रहा होता है। मुझे लगता है कि परकाया प्रवेश सिर्फ शाब्दिक नहीं हो सकता, अनुभव जगत भी बड़ी चीज है। अगर आप उस अनुभव से नहीं गुजरे तो वही बात हुई कि जाके पैर फटे ने बेवाई तय का जाने पीर पराई। जब आपके पैर में बेवाई नहीं फटी तो आपको उसकी पीर का अनुभव नहीं है। हाँ, शब्दों में आप अनुभूत कर सकते हैं, अनाभूत कह के सुखानंद के तौर पर लिख सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन उस दर्द से होने वाली पीड़ा से गुजरने का अनुभव कम से कम तो नहीं ही होगा। परकाया प्रवेश लेखन में के दौरान लेखक परकाया बहुत मुश्किल से प्रवेश कर, हाँ, उस महसूस करने वाले शब्दों में वो अनुभूति नहीं आती, लेकिन जब लेखक लिख रहा होता है तो दरअसल सच में वो उसी अनुभूति से गुजर रहा होता है। जब मैंने कहानी संग्रह लिखा तब मैंने अनुभव किया कि हाँ, हम उस दर्द से गुजरते हैं, उस अनुभूति से गुजरते हैं। दूसरा पक्ष आया था लिंग भेद से परे। गीता श्री ने कहा, मुझे लगता है कि सभी लोग लिंग भेद से परे ही लिखते हैं। मैं इस बात पे सहमत होती हूँ, क्योंकि जब 25 सालों का मैं कहानी संग्रह का इतिहास देखती हूँ तो स्त्रियों के पक्ष पर पुरुष लेखकों का जो लेखन है वो बाजार के अकॉर्डिंग तो है, संघर्ष के अकॉर्डिंग बहुत कम है, चाहे वो प्रेमचंद जी ही क्यों ना हो, जबकि उनके लेखन में दुनिया का सब कुछ आया है। कोई नहीं, जवाब देंगी गीता जी अपनी बात का। तीसरा पक्ष ये है कि लेखन और समाज और जीवन ये तीनों समानांतर हैं। जब चीजें समानांतर हैं तो घटनाएं समानांतर तौर पर समाहित होकर चलेंगी हमारे साथ। शुक्रिया। सुनीता ने अपनी बात में मेरा काम आसान कर दिया, मुझे सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़नी है। आप तीनों लोगों से, इन्होंने चूंकि तीनों की बात पे और एक अगर यह विषय मन और देह से परे 4 महिला रचनाकारों पर, सृजनकारों पर, विदुषियों पर केंद्रित है, तो मैं चाहूँगा कि ये शास्त्रार्थ का हमारे जैसे अज्ञ लोग आनंद उठाएं। तो आप शुरू हो जाएं। देखिए, ये सारे आयाम बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। मैं सबसे पहले स्टेप की बात कर रही थी कि जब लेखक अपने आप से ईमानदार नहीं है, यानी अपनी आत्मा में बिल्कुल ध्यान मग्न होकर नहीं लिखेगा, तो वो किसी की पीड़ा को क्या ही समझ पाएगा। उसको एक साधना करनी होती है, वही साधना तो पीड़ा है। अगर हम ये जो परकाया प्रवेश की बात है, ये है ही क्योंकि एक स्त्री ही वो शक्तिशाली जो ईश्वर ने बना के भेजा है ना, कि स्त्री में ज्यादा शक्ति होती है, वह पुरुषों का दर्द भी समझ सकती है। स्त्रियों का तो समझती ही है।
हर समाज के हर अंग का दर्द एक कवि, एक लेखिका बनकर वो समझ सकती है। क्योंकि मैंने भी ऐसी कविताएं लिखी कि जिसमें मतलब उर्मिला का दर्द उठाया, उर्मिला जी का दर्द बहुत कम उठाया गया। और साथ के साथ एक कविता अपनी सुना भी दीजिए जी, उसी में बात। रेनू जी, आपने जो ये बात कही, इस पर मैं एक, चूंकि उधर वाले गाना गा के बहुत शोर कर रहे हैं, तो मैं एक कहानी संग्रह में ही दर्ज है, मैं सर से इजाजत लेते हुए उसको कोट करती हूँ। लेहिला तलवार हिंद हाथ में अरमान रही जाई, देशवा के खातिर जान चली जाई। 31 अक्टूबर 84 के दिनवा, इंदिरा जी भैनी गोली के निशानवा, ओनहू के निशान रही जाई। लेहिला तलवार हिंद हाथ में अरमान रही जाई, देशवा के खातिर जान कुर्बान जाई। स्त्री क्या नहीं की है गांधी, मैं सीधे नाम न लेके मैंने अपनी बात कही। चलिए ठीक है, अब आपने अपना पक्ष रख जी। लिया। तो मैंने तो उन स्त्रियों की बात उठाई है, जैसे यशोधरा की पाती में मेरी यशोधरा कुछ और बात करती हैं, यानी वो रो नहीं रही हैं। अब समय का जो परिवर्तन हुआ, स्त्री जो आगे बढ़ी वो यहाँ तक पहुंची है कि वो किलस नहीं रही है। उर्मिला जी किलस नहीं रही, यशोधरा किलस नहीं रही। यहाँ तक कि खजुराहो की जो हेमावती हैं वो किलस नहीं रही, उन्हें बहुत ज्यादा दुख झेलने पड़े, जिस वजह से खजुराहो के मंदिर की जो कहानी है वो मैंने अपनी कविताओं में स्पष्ट की है। तो मेरी जो स्त्री है वो अपने आप में इतनी स्ट्रांग है, इतनी मजबूत है कि वो सबको माफ करना भी जानती है, सबसे लड़ना भी जानती है, अपने अधिकार को वो जानती है, वो समझती है। क्योंकि आज स्त्री पढ़ी लिखी है, वो जानती है कि वो कहाँ है। यदि वो पढ़ी लिखी नहीं भी होती तो मेरे ख्याल से जो घर में रहती हैं, जो दूर दराज की महिलाएं, क्या उन्हें मालूम नहीं है कि उनके साथ सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बात वही है जो अनामिका, जो आपने कहा कि ठीक है वो कुछ बोल पाती है, कुछ नहीं बोल पाती हैं। स्ट्रांग बनना, उनका जवाब देना, ये हमारे हक में है। मतलब हम क्या चुनते हैं। गीता जी, अभी रेणु जी कविता अब पढ़ेंगी, लेकिन उससे जी, पहले अच्छा, मैं पहले पढ़ दूं? या पहले स्त्रियों की भी स्त्रियां होती हैं, उसका आप बहुत बड़ा झंडा लेके चलती भी हैं। हम बराबर निजी बातचीत में भी मैं इस पर कहता रहता हूं आपको। ये जो स्त्रियों की स्त्रियां हैं, ये कौन सी स्त्री है? एक स्त्री मेरे सामने सुनीता बैठी है, और सुनीता को लगता है कि सबसे दबे हुए पिछड़े इलाके से सुनीता ही आती हैं। नहीं, आपने कहा कि ये 3 बैठी हैं, उनका नहीं पता, लेकिन आपका ये दावा है। तो मैं आपको 2 चीजें बताना चाहती हूँ कि स्त्री को बाहर आने के लिए सिर्फ विद्रोही नहीं, सिर्फ बहादुर ही नहीं, बागी होना पड़ता है। बहादुर स्त्रियां वो है जो घर में मर खप गई खाना बना बना के, पुरुषों को, औरतों को, समाज को पाल पोस के बड़ा किया, उनकी बहादुरी अलग है। बागी होना पड़ता है सबसे पहले। कल एक फिल्म देख रही थी, सुखी, नेटफ्लिक्स पे देख लीजिएगा। उसमें मध्य वर्गीय एक पत्नी है जो 15 साल के बाद भूल जाती है कि वो घुड़सवारी करती थी या सीटी बजाती थी या हुड़दंग करती थी। उसको जब वो मिड एज में करती है तो उसकी बेटी उसको जज करती है, घर वाले जज करते हैं, लेकिन वो जब वापस अपनी दोस्तों से मिलती है तो अपने पुराने दिन याद करती है। आखिर वह स्त्री जिम्मेदारियों के जंगल में जब खो गई, जब वापस आती है तो वो चारों सहेलियां मिलकर क्या एक्सप्लोर करती हैं कि एक स्त्री को अगर अपनी मर्जी की, अपनी शर्तों पे जिंदगी जीनी है, उसको जिम्मेदारियों के जंगल में गुम नहीं होना है, तो उसे 4B होना चाहिए, जिसमें एक बेशरम भी होना होता है। तो सिर्फ बहादुर होना नहीं, स्त्री को बेशरम भी होना पड़ेगा, बागी होना पड़ेगा, और वो सारे तमगे उसको चौखट लांगो कुल्टा कहाओ तो उसको कुल्टा कहाने के लिए भी, सुनने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। सिर्फ बहादुरी तो बहुत दिखाती हैं स्त्रियां। अपनी स्त्रियां जिस समाज से आप आती हैं, जंगल से, पिछड़े इलाके से, अरे बिहार से ज्यादा पिछड़ा इलाका कौन है? और बिहार में भी सामंती जमींदार परिवार की स्त्रियों से ज्यादा शोषित और दबा हुआ कौन है? मैं तो उस समाज से आई हूं जहां मैं सिर से आंचल खिसकाने की आज भी नहीं सोच सकती। उस माहौल में मैंने तो आज भी घरों में घुटती स्त्रियां देखी हैं। हमने तो पराधीन सपने सुख नहीं, यही सुनते सुनते बचपन से काटा है। अगर हम बागी ना होते, हम बेशरम ना होते, तो आज यहाँ बैठ के मंच से दहाड़ न रहे होते। ये हमारे उस बागीपन का प्रतीक है। तीसरी बात नहीं, सुनीता जी मौके लपक लपक के बोलती है, तो अब तीसरी बात,
सिमोन ने कहा है, गीता जी को बोलने दीजिए, वो बिल्कुल अपनी जगह अपनी बात रख रही है। सिमोन द बोवार ने कहा, जो हमारी देवी है, स्त्रीवाद की देवी है, 19वीं शताब्दी की सबसे बड़ी स्त्री विचारक, उसने कहा है ये परकाया प्रवेश बहुत लोग कर रहे हैं। तो डाकू पर भी लोग परकाया प्रवेश करके ही डाका डालते हैं। मैं नहीं मना कर रही हूँ, आपको डाका डकैत पे लिखना है तो डकैत होना जरूरी नहीं है, आप परकाया प्रवेश करिए। डाकू की तरफ प्रसाद का है ना वो समुद्री डाकुओं पे, कितना बढ़िया कहानी है उनकी, चंपा वाली। हाँ आकाश, हाँ कितना बढ़िया। तो डाकू नहीं बने होंगे प्रसाद जी, जो काया परिवर्तन किया होगा उन्होंने, वो सब पूरा। लेकिन मैं स्त्री हूं, फिर कहती हूं, मैं लिंग भेद से ऊपर नहीं उठी हूं। सिमोन ने कहा है कि तुम ही जज, तुम ही वकील, तुम ही अपराधी। प्रसाद जी ने पुरस्कार भी लिखा है, देवी शांत हो जाए। मतलब तुम ही जज, तुम ही, और हम विक्टिम। तो एक विक्टिम की जो पीड़ा है वो फर्स्ट हैंड पीड़ा होती है, और जो जज है, वकील है, वो जो लिखता है वो सेकेंड हैंड पीड़ा है। तो इसलिए फर्स्ट हैंड पीड़ा को मैं ज्यादा विश्वसनीय मानती हूँ। बाकी पीड़ा जो लिखी जाती है वो ठीक है, कायांतरण से लिखी जाती है, लेकिन मैं थोड़ा संदेह से जरूर देखती हूँ। कायांतरण तो आपने लिखा है, लेकिन आपने सही कहा, एक बात सुनीता ने सही कही कि जाके पाउन फटे ने भी 2200 क्या जाने पीठ पर आई। तो सुनीता, ऐसा नहीं है, सब स्त्रियां अपने अपने परिवेश से बेशरम होकर बाहर निकली हैं। अल्पना जी, जितनी स्त्रियों को सुभाषित वचन हो सकते हैं जो तथाकथित पुरुष देते हैं, वो सारे गीता जी ने स्वयं को बोल दिए हैं। मेरी जरूरत नहीं है, मैं जो पराधीन सपने हूँ सुख नाही वाला मामला है, तो मैं तो देखिए उस रूप में नहीं सोचता हूँ जिस रूप में वो सोच रही हैं। ये क्या जो बागी होना, बेशर्म होना, क्या ये आवश्यक है? हमारे जितने भी कल इस विषय पर पौराणिक आख्यानों की बात हो रही थी, मैं लगातार जो चर्चाएं करता हूं और लगातार आप लोगों की कृतियों में पढ़ रहा हूं। ये जितनी भी बात गीता जी ने कही है, इनका लेखन जब ये अपनी नायिकाओं को स्थापित करती हैं तो इनकी नायिकाएं बागी हो सकती हैं, बेशर्म नहीं होती हैं, बहादुर होती हैं। अम्बपाली से लेके जिनकी भी बातें हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो बिंदु है, कोई अगर पुरुष कह दे कि तुम बहुत ही बेशरम हो और बागी हो तो उसके खिलाफ झंडा ले लो, और अगर पति कमजोर हो तो पीट भी दो, और ट्रोल भी करो मीडिया में। अपने लिखो और अपने कहो। 4 महान स्त्रियां यहाँ बैठी हैं और 4 की चारों का मत जो है वो आपको छोड़ के कोई भी इस बिंदु पर राजी होने को तैयार नहीं है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इससे थोड़ा परे हों, लेकिन ये मानने को राजी नहीं है। आप बताएं। की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई। मुझे लगता है मीराबाई और महादेवी वर्मा को हमें नहीं भूलना चाहिए। मीराबाई ने कृष्ण को मन से प्रेम किया था। सुनीता नहीं, वो आप अल्पना जी मेरा मोर्चा संभालेंगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए वो वरिष्ठ भी हैं और प्राध्यापक भी हैं। तो कभी देखा कहाँ है दुनिया ने? हाँ, ठीक है। पहली बात तो परकाया प्रवेश का इतना गलत अर्थ लगाना ठीक नहीं है, क्योंकि बिना जाने, बिना उस अनुभव को देखे, बिना उसके पास से गुजरे आप परकाया प्रवेश तो नहीं कर सकते। ऐसा थोड़ी ना होता है कि कल्पना से परकाया प्रवेश कर लिया तब वो परकाया प्रवेश नहीं होगा, वो कल्पना होगी। और कल्पना कभी भी अपना, अगर तो उसका यथार्थ, उसका धरातल है, तब तो कुछ थोड़ा टिक भी जाए, अन्यथा कोरी कल्पना कितनी देर टिकती है वो हम सब जानते हैं। तो पहली बात तो ये कि परकाया प्रवेश को जरा सही अर्थ में लिया जाए। जैनेन्द्र ने भी किया था और पत्नी कहानी आई थी, तो ऐसे हमें इतना इतना कृतज्ञ भी नहीं हो जाना चाहिए कि हम उन लोग को भूल जाएं कि प्रेमचंद ने दलित स्त्री लेकर पहली बार आए थे, ठाकुर का कुआं में आई है और उसने लोटा डाल दिया है पानी में। तो इतना तो ध्यान रखना पड़ेगा कि उन्होंने भी कहीं ना कहीं उस पीड़ा को महसूस किया है। अंबेडकर ने महसूस किया, उन्होंने पहली बार स्त्री की, पिता की संपत्ति में स्त्री के अधिकार का प्रश्न उठाया था। तो ये हमें ऐसे भी नहीं डिस्कार्ड कर देना है कि एक लाइन खींची और सारा खारिज कर दिया। हमारे ही बच्चे, हमारे बेटे, हमारे भाई ये सब हैं, इनको कौन कन्विंस करेगा कि तुम थोड़ा सा
अपनी कंडीशनिंग से बाहर निकलो, देखो सब कुछ कितना सुंदर हो जाएगा। तो आपका जो ये विषय है मन और देह से परे, इसके ऊपर एक और शक्ति है जिसे हम विजडम कहते हैं। जो बुद्धिमत्ता है उसको नियंत्रित करने वाली विवेक बुद्धि। अब विवेक जरूरी है, आप किस स्थिति में बागी होते हैं कि किस स्थिति में आप कन्विंस कर ले जाते हैं, ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। हमारे इतिहास में ऐसी बहुत सी स्त्रियां मिलेंगी जिन्होंने कन्विंस कर लिया, सब कुछ अपने हिसाब से कर लिया। कल अनामिका जी कह रही थी कि पटवास का स्त्रियों की से गांधी ने अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन लिया। बिल्कुल निकाला उससे। तो अहिंसा की रचनात्मकता के इतने सूत्र निकाले हैं, तो ये कहना सीधे सीधे खारिज करना तो ठीक नहीं है। मैं विवेक को बहुत ज्यादा मैं समझती हूँ कि विजडम इज द की ऑफ आवर स्ट्रेंथ। अगर विवेक है तो हम अपनी शक्ति का सही दिशा में उपयोग कर सकते हैं, और ये शक्ति का सही दिशा में उपयोग हमें संतुलन की तरफ ले जाएगा। हम ऐसा समाज नहीं चाहते जिसमें हम तो निकल पड़े लेकिन बाकी सब लहूलुहान हो जाएं। ऐसा हम कभी नहीं चाहते। युद्ध, महादेवी वर्मा का नाम लिया था, युद्ध का विकल्प युद्ध नहीं है, ये महादेवी वर्मा कह गई हैं। तो हम पुरुष की इस तरीके का जो पितृसत्तात्मक संरचना ने उसने हमें दिए हैं, क्रूरता के जो तरीके दिए हैं, शोषण के जो तरीके दिए हैं, वो हमारे तरीके नहीं हो सकते। हम उन्हीं तरीकों का उपयोग करके नहीं चलेंगे, हम विवेक के साथ चलेंगे और विवेक ही हमें ले जाएगा कहाँ ठीक है कहाँ नहीं ठीक है। अगर कोई, अक्सर ऐसे बच्चे, आपने कहा अध्यापक भी हैं, अक्सर ऐसे बच्चे आते हैं और पूछते हैं कि ऐसी सब परिस्थितियां हमें क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, बच्चे करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं, उनको बताया ही नहीं गया है। उनको कभी हमारी सामाजिक संरचना ने अवकाश ही नहीं दिया कि वो ये जान सकें कि एक स्वस्थ और संतुलित समाज कैसा होता है। बहुत अच्छी बात आपने कही। सुनीता, 1 मिनट के अंदर आप अपनी बात कहें, और मैं चाहूँगा कि उसके बाद 1-1 मिनट या 1.5 मिनट में आप लोग अपनी कोई एक रचना जो भी पसंद हो आप सुना सकें, अगर तो सुना दें। आपको 1 मिनट में अपनी बात कहनी है तीनों की। समय चूंकि हो रहा है और मामला 1 मिनट का है, तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी कि सभी विमर्शों के केंद्र में सबसे जरूरी विमर्श है आत्मविमर्श, कि हम क्या चुनना चाहते हैं और कैसे बढ़ना चाहते हैं। जब हमने अपने आप से अंतर्द्वंद से संवाद नहीं किया तो समाज से, व्यवस्था से, परिवार से, अपने बड़ों से, खास करके विवेक सम्मत बात जो मैम ने कहा, अल्पना जी ने जो कहा, विवेक सम्मत बात तब भी हम कर पाएंगे जब हम अपने अंतर्द्वंद से निकलेंगे और आत्मविश्वास के साथ ये बात कहेंगे। क्योंकि जब हम चुन रहे होते हैं तो हमारे सामने चौराहा होता है और उसमें से किसी एक राह को चुनना होता है। तो एकला चलो का राह इतना सरल नहीं होता है जितना कि हम जब डिस्कोर्स कर रहे होते हैं तो कह देते हैं। तो उसमें बहुत सारी पेचीदगियां होती हैं, पीड़ाएं होती हैं, यातनाएं होती हैं, और सबसे बड़ी यातना जो होती है भावुकता की होती है, और अपनों की उपेक्षा करना मुश्किल होता है। एक विद्वान ने कहा कि जो मूर्ख होते हैं वो बदला लेते हैं, बलवान होते हैं वो क्षमा करते हैं, और जो बुद्धिमान होते हैं वो उपेक्षा करते हैं। शुक्रिया। गीता जी अभी मुझे इशारा कर रही हैं कि आप मंच से उतरेंगे तो मैं बताऊंगी आपको। और मैं बताऊं आपको कि ये विमर्श इतना गंभीर है यह विषय कि यह किसी आधे घंटे 45 मिनट में नहीं हो पाएगा। मैं इस बात का प्रयास करूंगा कि कोई एक ऐसा अवसर मैं साहित्य तक के स्टूडियो में उपस्थित कर पाऊं जिसमें घंटे 2 घंटे की कोई रिकॉर्डिंग कर सकूं, और उसमें कोशिश कर सकूं कि जो लोग ऑनलाइन आ सकते हैं स्टूडियो में आ सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है और बहुत गंभीर विषय है। और मेरा मानना है कि इस पर लगातार बात होनी चाहिए। नई पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि ये जो बातें हो रही हैं, आज की नई पीढ़ी शायद महादेवी जी को, सिमोन दे बहुआ को भी नहीं जानती होगी, लेकिन वो फेसबुक पर उपस्थित है, सोशल मीडिया पे उपस्थित है, और वह यह समझती है कि हमारी दैहिक स्वतंत्रता ही सब कुछ है। ये विवेक क्या है, प्रज्ञा क्या है, संतुलन क्या है, समन्वय क्या है,
ये जानना भी उसके लिए जरूरी है। जीवन के जो राग हैं, जो राग कैसे पैदा होते हैं, वह भी उसको जानना जरूरी है। मैं चाहूँगा एक एक रचनाएं अल्पना जी ने हालांकि कहा है, मैं जानता हूँ कि बहुत कम समय है, लेकिन अगर आप लोग कुछ सुना सकें, कह सकें, तो एक एक मिनट में अगर कह सकें तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद जी। मैं फिर अपनी एक बात कह के मैं एक दोहा आपके सामने रख दूंगी उर्मिल जी के लिए, जो कहा गया है मैंने। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मैं फिर अपनी उस साधना वाली स्थिति में आती हूँ। जब तक हम उस साधक स्थिति में नहीं जाएंगे तब तक स्त्री शक्तिशाली एक पुंज है। तो स्त्री अपनी शक्ति को पहचानती है, ये स्त्री ही है, और खास तौर पर भारत की स्त्री जो घर को बनाना जानती है, घर को समेट के रखना चाहती है, यानी अपने विवेक के साथ वो इतनी, और खासकर उन सब में मैं ये कहूंगी कि बहुत शार्प चालाक स्त्रियां हम सब लेखिकाएं इसलिए हैं क्योंकि हम अपनी बात भी रख रही हैं, बागी भी हो रही हैं, लिख भी रही हैं, और अपने घर को भी रखा हुआ है। बागी होके ये नहीं कि अपना घर बार छोड़ छाड़ के चल दी हैं, हम सब कुछ प्रकट कर रही हैं लेखन के माध्यम से। हमें लिख के बताना है कि हम चाहती क्या है, अपना अधिकार, अपने कर्तव्य, सब कुछ हमारे लेखन में आ जाते हैं। तो इसके साथ मैं फिर अपनी उस स्त्री की चर्चा कर देती हूँ एक दोहे के साथ कि उर्मिल जी क्या सोच रही हैं। वो कह रही हैं सीता जी को, बता रही हैं वो, दी यानी सीता जी को कह रही हैं, दीपिय चारण तुम रखो श्री चरणन के पास, दीपिय चारण तुम रखो श्री चरणन के पास, कर बिनती उर्मिल कहे दीदी से है आस, कि मैं पूरे घर का ध्यान रखूंगी, दीदी आपसे आस है, आप केवल मेरे पिए जो हैं वो चारण उनके भैया के बन के रहे। हम तो उस जमाने की बात फिर लाना चाहते हैं, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, हम उसे भूल कर नहीं, उसको संजो कर, और आज के समाज को जो बना के चलना है वो हमारा कर्तव्य है। एक लेखक का, एक कवि का कर्तव्य है, उसे निभाना है। गीता जी, रचना नहीं सुनाऊंगी, आप कोई बात करना चाहें तो कह दें। आप ये जो भी कहना चाहती हैं, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क ले रहा हूं। आप जो आखिरी वक्तव्य है, इस तरह का कोई वक्तव्य इस सत्र का आपका नहीं। देखिए, एक तो यहाँ पे बातों को सब एक दूसरे की बातों को गलत ले रहे हैं। अगर मैंने बेशरम कहा तो उसकी शाब्दिकता पे लोग गए, उसके पीछे छिपी व्यंजना को नहीं देखा कि जब आज के दौर की स्त्री ये कह रही है कि मुझे क्या परवाह इस दुनिया की, जब मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, जब वो घोषणा कर रही है कि वो बदल गई है, नौ स्त्रीवाद आ चुका है, नया स्त्रीवाद आ चुका है, जिसकी दृष्टि समावेशी है, जिसकी बात अल्पना जी ने की, जिससे मैं पूरी तरह से इनकी बात से सहमत हूँ। एकमात्र ये है जिनकी मैं बात से सहमत हुई क्योंकि इन्होंने बुद्धिमत्ता, विजडम की बात की, और वो जो पूरे समाज को लेकर चलने की बात की। ये जो नौ स्त्रीवाद है वो अब उतना आक्रामक नहीं है, इसलिए कि वही जो भाई, बाप, मेरा पिता, मेरा दोस्त कि एक दुश्मन के साथ सोना होना जैसी स्थिति है कि तुम ही से मोहब्बत, तुम ही से लड़ाई, तो हम लड़ाई करके एक समावेशी समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। तो नौ स्त्रीवाद में जो स्त्रियां इन दिनों लिख रही हैं उनको पता है, और नया बदला हुआ पुरुष भी आप इन दिनों हम सब की कहानियों में आप देख सकते हैं। बीच के दौर में नहीं था, 90 और 2000 के बीच में बहुत एग्रेसिव लेखन हुआ, बहुत एग्रेसिव। उसके बाद चेंज हुआ है, स्त्रीवाद का नजरिया भी बदला, स्त्री लेखन भी बदला, और समाज भी बदला, और बदला हुआ पुरुष भी मिला। इसलिए अब स्त्री लेखन समावेशी है। इसलिए बेशरम रंग को अभिधा में मत देखिए, व्यंजना में देखिए। ये बेशरम बोलने से साहस है, ये उस तरह का नहीं है जो आप लोग अब तक इस्तेमाल, कोट अनकोट इस्तेमाल करते आए हैं। तो लिटरेरी वर्ड में लिटरेचर को जरा व्यंजना में समझने की कोशिश करिए। जी, बहुत बहुत बात व्यंजना क्या होती है, ये जब आपका जिस छात्र को आप समझा रही हैं, जिस वर्ग को आप पैदा कर रही हैं, और जो लोग सोशल मीडिया पे हैं वो व्यंजना समझ पाएंगे तब तो समझेंगे। उनके लिए तो बेशरम जो शब्द है और जो उसकी व्याख्या है, स्त्री, मैंने कहा ना कि ये विषय खत्म नहीं हो सकता, और विदुषियों के साथ बात करने में दिक्कत ये है कि उतनी मन स्थिति होनी चाहिए, और उतना संयम भी होना चाहिए, और उतना समय भी होना चाहिए। तो अल्पना जी,
थोड़ा सा स्त्रीत्व पुरुषों के भीतर और थोड़ा सा पुरुषार्थ स्त्रियों के भीतर, तो वो संतुलन शायद बेहतर बनेगा। क्या बात। और मैं अपने नए उपन्यास जो अभी आया है वाणी प्रकाशन से, अक्षी मंच पर 100 बिंब, उसकी एक छोटी सी बात बहुत कम शब्दों में बताना चाहूँगी कि जब वह मैं लिख रही थी तो परकाया प्रवेश वहाँ भी करना पड़ा, वो चीज़ें भी मेरी बड़ी निकट से गुजरी और मुझे लगा कि ये हिस्सा ज़रूर बताना चाहिए। तो एक बीमार लड़की जिसकी आंखों में रंग नहीं है, ऐसी लड़की इस दुनिया को देख रही है जिसे नीली आंखों वाली कहा जाता है, क्योंकि आंखों का रंग कुछ है नहीं, कुछ हरा हरा लिए हुए, कभी वो भी नहीं रहता है और लगातार वो बीमार है। लेकिन दुनिया उसे जिस तरह से देख रही है, उसे लगातार बीमार, कमजोर और ईर्ष्या भी उसी के साथ, क्योंकि वो जुझारू है, क्योंकि वो हिम्मती है। धीरे धीरे जहां तक चीजें पहुंचती हैं, इतनी विसंगतियां, इतनी टकराहटें, कि वो लड़की ये पाती है कि क्या सचमुच वही बीमार है, ऐसा तो नहीं कि ये पूरी दुनिया बीमार होती चली जा रही है। चलिए, मैं समझ गया कि आप गीता श्री जी को आधार बना के आपने एक उपन्यास लिख दिया है। आंखें उनकी भी नीली और हरी हैं। मैं चाहूंगा, मैं इस पर बाद में आपसे विमर्श करूंगा। अब मैं समझ गया। सुनीता, एक लाइन में जितना भी, इससे पहले कि सईद जी जो है, इससे पहले कि सईद जी धक्के मार के हमें उतारें, आप एक लाइन में बात अपनी खत्म करें। मुझे लगता है कि जब किसी लड़की को बिगड़ैल शब्द से संबोधित किया जाता है, वहीं से वो बागी बनती है। बिगड़ैल का मतलब ये नहीं होता है कि सब कुछ तोड़ फोड़ देती है। वो बिगड़ती है तो प्रतिरोध करती है, और उसके प्रतिरोध का ढंग बड़ा सलीका, बड़ा अनूठा होता है। कभी चित्र बना लेती है, कभी कविता लिख लेती है, कभी घर के कुछ एक बर्तन तोड़ फोड़ देती है, या कई बार चूड़ियों को बजा देती है। तो कुछ नहीं करती है तो दीवार पे 2-4 मुक्के मार लेती है, लेकिन उसे इस बिगड़ैल बनने की सबसे बड़ी पारितोषिक ये मिलता है कि वह अपना अस्तित्व बना लेती है और संघर्ष का मार्ग तय कर लेती है। तो अगर यह संघर्ष का मार्ग तय करना वो सीख गई है, तो मैं नहीं मानती कि 90 का दशक क्या रहा, 70 का दशक क्या रहा, या 21वीं शताब्दी के हम दूसरे दशक में बैठ के बात कर रहे हैं। तो मैं अपने दशक की बहुत सारी लेखिकाओं से असहमत होती हूँ कई मुद्दों पर, खास करके जब हम देह को टूल बनाते हैं। लेकिन उन असहमतियों के पीछे हमारा तर्क सिर्फ छोटा सा होता है कि बौद्धिक पक्ष को तरजीह क्यों न दिया जाए, उसकी बौद्धिकता को क्यों न कहा जाए, उसके राजनीतिक चेतना को क्यों न डिस्कोर्स किया जाए, उसके आर्थिक चेतना को क्यों न, उसके भौमंडलीकरण को क्यों न समझा जाए। दूसरी बात, उसके ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबलाइजेशन होने के संघर्ष को क्यों न रिकॉर्ड किया जाए। देखिए, असहमतियों का सौंदर्य शास्त्र है, इसलिए 1 मिनट में अपनी बात मैंने कह दी, और मैं अपनी बात को समेटते हुए सिर्फ यह कहूंगी कि उसके राजनीतिक चेतना, सामाजिक चेतना, आर्थिक चेतना और इंटरनेशनल एजेंडे के रिलेशनशिप के समझने की चुनौती मत दीजिए, उसे सिर्फ देह तक मत समेटिए, उसकी बौद्धिकता बहुत बड़ी है। शुक्रिया, धन्यवाद। रेणु जी, गीता जी, अल्पना जी और सुनीता, आप 4 स्त्रियां और 4 वक्तव्य, और मैं कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि मैं उतना साहस नहीं जुटा सकता। लेकिन श्वानों को मिलता दूध भात भूखे बालक अकुलाते हैं, यह भी एक दर्शन हो सकता है, एक दृष्टि हो सकती है। आप लोगों का बहुत बहुत आभार साहित्य आज तक के 6ठे संस्करण में जुड़ने के लिए। हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।